हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मैं सियाराम चौधरी और आप देख रहे हो LWB लर्निंग विद बेस्ट। यहाँ हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 14.1। प्रश्नावली 14 है प्रायिकता। इससे संबंधित हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो पिछली क्लास में हमने कवर कर लिए। किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है, कौन से क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करना है, क्या होता है ताश के पत्ते वाले क्वेश्चन, जो भी ताश वाले, सिक्के वाले, पासे वाले जो भी क्वेश्चन थे वो हमने पिछली क्लास में कवर कर लिए। एक बार मैं पूरी क्लास का रिवीजन करवा देता हूँ। यहाँ पे प्रायिकता क्या होती है, किसी कार्य के होने की संभावना को ही क्या कहते हैं, हम प्रायिकता कहते हैं। जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी, ये क्या है, एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है। तो बारिश से हो भी सकती है और बारिश से नहीं भी हो सकती। ये जो संभावनाएं होती है ना, इन सभी संभावनाओं को गणित के अंदर प्रायिकता बोल देते हैं। प्रायिकता का योग कितना होता है, प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का योग कितना होता है, एक होता है। ऐसी घटना जो अनिश्चित है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0। और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। दोनों का जो वैल्यू देखेंगे, प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होगा, 1। इसके अलावा हमने देखा कि प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। यानी जो हमें पूछता है उसे हम कहाँ रखते हैं, ऊपर, और टोटल संख्या कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। उसके बाद में हमने देखा सिक्के वाले क्वेश्चन। सिक्के के अंदर दो पहलू होते हैं, एक तो होता है हेड और एक होता है टेल, चित्त और पट्ट। एक बार उछाल रहे थे तो हमने देखा एच और टेल था, दो बार उछाल रहे हैं तो एच एच, एच टी, टी एच और टी टी। इस तरीके से हमने ग्रुप बना बना के देखा था। और ये भी देखा था कि ये जैसे सो ट्रिक मैंने इनकी बताई थी, जैसे आप साइंस के अंदर पढ़ते हो, जो मेंडल का जो नियम था मटर के पौधे के ऊपर लगाए थे उन्होंने, वही मैंने यहाँ पे आपको करके बताए थे। अब 3 बार यदि सिक्के को उछालते हैं तो कैसे, जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे, जब 3 बार वाला भी आएगा। आपने सिक्का एक बार उछाला, उसके अंदर देख लिए कुल परिणाम क्या होते हैं। सिक्के को 2 बार उछाला, तब भी आपने देख लिया। अब सिक्के को हम 3 बार उछालते हैं, तब हम देखने वाले हैं किस तरीके से बनेगा, जो कि हम आगे क्वेश्चन करेंगे वहां आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा हमने क्या देखा, 52 ताश के पत्तों, 52 जो ताश के पत्ते थे वो भी हमने देखे थे। 52 ताश के पत्ते में 26 काले कलर के होते हैं, 26 लाल कलर के होते हैं। लाल कलर के अंदर हमारे पास होता है चिड़ी और पान, सॉरी वो पान और ईंट। पान के 13 पत्ते, ईंट के 13 पत्ते, चिड़ी के 13 पत्ते, हुक्कुम के 13 पत्ते। हुक्कुम और चिड़ी होती है ये काले कलर की होती है, और ईंट और पान होता है ये लाल कलर का होता है। तो लाल कलर का पत्ता आने की प्रायिकता कितनी है, तो लाल कलर का मैंने कोई स्पेशल कहा नहीं, सिर्फ यही कहा है कि लाल कलर का पत्ता होना चाहिए। लाल कलर के पत्ते कितने हैं, 26, तो 26/52। आप इनको काट के आगे कर सकते हो, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से यदि काले कलर का पत्ता पूछे कि काला कलर का पत्ता आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो काले कलर के देखो 13 पत्ते तो चिड़ी के, 13 पत्ते हुकुम के, 13 + 13 26/52, यानी 1/2। फेस कार्ड, फेस कार्ड के अंदर हमने देखा क्या क्या होता है, जैसे बादशाह हो गया, बेगम हो गई और गुलाम हो गया, ये फेस कार्ड हो गए। तो एक जो ग्रुप है इसके अंदर 3 है, तो टोटल 4 ग्रुप होते हैं, इनके अंदर कितने हो गए, 3 × 4 12, 12 फेस कार्ड यानी तस्वीर वाले पत्ते। और मैं यहाँ आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब अच्छे से और समझा दूंगा कि ये पत्ते होते हैं हमारे पास, जो बेगम बादशाह वगैरह रहे होते हैं ना, वो यहाँ से हम और देख लेंगे। बोलो यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है क्या, आवाज आ रही है क्या, यहाँ तक की चीज़ें सबको क्लियर है। आगे हम देखने वाले हैं, जितने एग्जाम्पल हमने देखे वो पिछली क्लास में कवर कर लिए। आप क्लास के साथ लगातार जुड़े रहना, आपको देखो धीरे 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 सारी चीज़ें याद करवा दूंगा। आप जब इस चैप्टर में जुड़े उससे पहले आपको इस चैप्टर के बारे में हो सकता है कुछ जानकारी हो सकता है कुछ जानकारी नहीं हो, लेकिन ये क्लासें देखने के बाद मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपने इस पूरे चैप्टर का निचोड़ देख लिया कि क्या क्या आपको चैप्टर में मिलने वाला है, किस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करने वाले हो, क्या पैटर्न रहने वाला है। तो क्लास को लगातार जुड़े रहना है, और अपने सभी साथियों तक सबसे पहले क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो और एक अच्छा सा कमेंट कर दो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और आगे लगातार निरंतर कक्षाएं चलती रहे, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल थे वो सारे कवर कर लिए। और ये ध्यान रखना मैं इसमें वही क्वेश्चन लूंगा जो मतलब
ऐसे होंगे कि ये जो काम का नहीं है, मैं वो क्वेश्चन सिर्फ मुंह से बोल के समझा दूंगा और आपको मना कर दूंगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए नहीं है। ठीक है, देखिए क्या पढ़ रहे हैं हम, प्रायिकता पढ़ रहे हैं। इसमें 14.1 है प्रश्नावली, इसका पार्ट फर्स्ट देख रहे हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको लेके चलूंगा मैं, आपको देखते ही देखते इतने मतलब मजबूत कर दूंगा कि आपके जो मैथ है इसमें जो डर है वो डर दूर हो जाएगा आपका। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन हैं जो भी है उन तक ये क्लास पहुंचाना, ताकि वो बैठे बैठे अपनी स्टडी को और अच्छे से, तैयारी को और अच्छे से मजबूत कर सके। ये लो, मैंने ऐसे कैसे जो बुक थी उसी को आपके सामने यहाँ रख दी है। अगर यहाँ से आपको नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के बता रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं है तो आप बुक खोल के बैठिएगा। ठीक है, किताब खोलना, नोटबुक अपने साथ रखना और एक पेन रखना। जो मैं यहाँ समझा रहा हूँ उसको आपको करते हुए चलना है, हल करते हुए चलना है आपको। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। प्रश्नावली पढ़ रहे हैं हम 14.1। प्रश्नावली कौन सी है, 14.1। प्रश्नावली 14.1 में हम क्या क्या समझने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ मैं आज आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर दूंगा कि आप बिल्कुल मतलब ये मान लेना इसमें इतना मजबूत हो जाओगे कि आपसे टीचर कोई सा भी क्वेश्चन पूछे गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है। मैंने इनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसके अंदर मैंने यही कहा था, घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता कितनी होती है, एक। कितनी होती है रे, एक। यानी कि कैसे होती है, मैं यहाँ बता रहा हूँ, देखो कैसे होती है। ये हमने पढ़ा था क्या, कि प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितने का आता हमने, एक। बोलो ये बात आपने पढ़ी थी क्या, तो यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं, यानी प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है, एक। उस घटना की प्रायिकता, अगला क्वेश्चन है, उस घटना की प्रायिकता जो गठित नहीं हो सकती, गठित नहीं हो सकती, ऐसी घटना क्या कहलाती है। ऐसी घटना जो गठित ही नहीं हो सकती उसे क्या कहते हैं हम, असंभव घटना। असंभव घटना, उसे क्या कहते हैं हम, असंभव घटना। असंभव, असंभव घटना। और ऐसी घटना जो गठित नहीं हो सकती उसे हम कहते हैं असंभव घटना। लेकिन इस घटना की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, आप कहोगे सर इसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। उस घटना की प्रायिकता जो गठित नहीं हो सकती उसकी प्रायिकता का मान कितना होता है, जीरो, और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है। अगला है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जिसका घटित होना निश्चित है, ऐसी घटना क्या कहलाती है, निश्चित घटना। निश्चित घटना, निश्चित घटना। इसे आप यहाँ क्या कह सकते हो कि इसे आप अनिश्चित घटना कह सकते हो क्या, देखो मैं दोबारा से एक बार और समझा देता हूँ। उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, अनिश्चित, निश्चित नहीं है वो, अनिश्चित है, यानी असंभव है। इसे आप असंभव भी कह सकते हो, अनिश्चित भी कह सकते हो, यानी इसे आप क्या कह सकते हो, अनिश्चित भी कह सकते हो। अब आपके दिमाग में एक चीज चल रही होगी कि सर आपने अभी यहाँ पे असंभव लिखा था तो क्या वो असंभव गलत था। लो, मैं यहाँ पे असंभव को लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि इसमें आप असंभव भी लिख सकते हो। और ऐसी घटना जिसकी घटित होने की निश्चित है कि वो घटित होगी होगी, उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। उसकी प्रायिकता कितनी होती है, एक होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की, अगला क्वेश्चन है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, आप कहोगे सर एक होता है।
एक कैसे होता है, एक बैग है जिसमें से हमने कुछ बोले डाल दी, उस बॉल में से मैंने, ये मान लो कि एक ही कलर की मैंने बॉल डाली है, ठीक है, और उसमें से मैं गेंद निकाल रहा हूँ, तो निश्चित है कि वो निकलेगी निकलेगी। इस वजह से उसकी प्रायिकता का मान कितना हो गया, एक हो गया। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछा है कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है, एक होता है। प्रायिकता की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है, यानी 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 0 और 1 के बीच में हो सकती है, लेकिन 0 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती, यानी कभी भी ऋणात्मक भी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। इसी अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी घटना की प्रायिकता से बड़ी या उसके बराबर होती है, बताओ किससे बड़ी होती है। ये आ गया क्वेश्चन, देखो किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। क्या सर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है क्या, एग्जाम में पूछेगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 100% मिलेगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना आप। क्या है ये, पूरा इस चैप्टर का निचोड़ है, यहाँ से बेसिक है, यहाँ से आप चीज़ों को कवर करते हुए चलोगे तब जाके आपके लिए आसानी होगी, और यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सर ये एग्जाम में पूछेगा क्या, देखो एग्जाम में तो ये पूछेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसा लप्पू सा क्वेश्चन थोड़ी देगा आपको, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा। फिर भी मैं आपको समझा देता हूँ, देखो क्या है ये, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रायिकता पढ़ रहे हैं, प्रायिकता का मतलब है संभावनाएं, तो ये संभावना वाला क्वेश्चन है। दूसरे में से तो मेरे को लगता नहीं है कोई सा क्वेश्चन आपके पूछने लायक है, फिर भी मैं बोल के बता रहा हूँ, आप अच्छे से देखना। क्या है क्वेश्चन, नहीं दिख रहा हो तो इसको और जूम करूँ क्या, ठीक है। देखो किताब खोल के बैठना, फिर भी मैं यहाँ से आपको समझा रहा हूँ। क्या है क्वेश्चन, निम्न प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संपर्क है स्पष्ट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है सेकंड का, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। जब ये ड्राइवर है कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है तो कार चलेगी या नहीं चलेगी, इसकी संभावना क्या है, इसकी प्रायिकता क्या है। सबसे पहले ये बताओ आप, एक कार ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न कर रहा है, कार चलेगी कि नहीं चलेगी, ये किन कारकों पर निर्भर करता है, ये अनेक कारकों पे निर्भर करता है। जैसे गाड़ी की कंडीशन कैसी है, अगर आपको गाड़ी ऐसी दे दी गई जिसके अंदर कुछ डीजल पेट्रोल वगैरह कुछ है ही नहीं, मैकेनिकल कोई इश्यू है, तो बताओ गाड़ी कैसे चलेगी। आप मान लेते हैं कि एक बहुत अच्छे ड्राइवर हो, ठीक है, और आपको गाड़ी ऐसी दे दी गई जिसके अंदर मैकेनिकल इश्यू है, कोई टेक्निकल खराबी है, कोई डीजल नहीं है, या और कुछ फ्यूल से संबंधित समस्या है, या कोई पंचर हो रखी है, कुछ भी है, अगर टेक्निकल इशू दे रखा है गाड़ी के अंदर, तो फिर बताओ गाड़ी चलेगी कि नहीं चलेगी, आप कैसे बता सकते। अगर टेक्निकल इशू नहीं है तो गाड़ी चल जाएगी, और अगर कोई टेक्निकल इशू है या कोई डीजल वीजल से संबंधित कोई समस्या है तो गाड़ी नहीं चलेगी। बोलो ऐसा क्वेश्चन आपको मतलब समझ में आया क्या, कि इसके क्वेश्चन आप खुद के अपने दिमाग से दे सकते हो। गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, ये मैं दोबारा आंसर बता रहा हूँ। ड्राइवर गाड़ी चलाने का प्रयत्न करता है, गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी ये अनेक कारकों पर निर्भर करता है। यदि गाड़ी के अंदर कोई तकनीकी समस्या नहीं है तो गाड़ी चल देगी, और यदि गाड़ी के अंदर कोई तकनीकल समस्या है यानी टेक्निकल समस्या है तो गाड़ी नहीं चलेगी, ठीक है। इसको मैं कुछ नहीं बता रहा आपको, इसको सिर्फ और सिर्फ दिमाग से आंसर देना है इसका, इसका मैं लिखा नहीं रहा, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये एग्जाम में आएगा भी नहीं, फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कैसे आप इसका जवाब दे सकते हो। अगला है, इसका सेकंड है, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है। एक खिलाड़ी है, बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, अच्छा फीमेल है मतलब, बास्केटबॉल में डालने का प्रयत्न करती है। वह बास्केटबॉल
बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। देखो, एक खिलाड़ी है बास्केटबॉल में बॉल डालने का प्रयत्न कर रही है, आपके पास बास्केटबॉल है, उसको बास्केट में डालने का प्रयत्न कर रही है। एक खिलाड़ी है, वो बास्केटबॉल में बॉल को डालने का प्रयत्न कर रही है, क्या वो बॉल को डाल पाएगी? बताओ, आप ही बताओ। इसका जवाब आप खुद दिमाग में सोचो, क्या हो सकता है। जहां बैठे हो वहीं पे दिमाग में सोचो, क्या इसका जवाब हो सकता है। खुद का आपका दिमाग चलना चाहिए। जब आप अपना खुद का दिमाग चलाओगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। तो खुद सोचो एक बार कि ये पॉसिबल है या नहीं है। मैं इधर हो रहा हूँ, इसका जवाब दो, फिर मैं इसका जवाब दूंगा। एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। क्या आया आपका जवाब? अरे, अनेक कारकों पर निर्भर करता है। जैसे अगर खिलाड़ी प्रशिक्षित होगी, यानी खिलाड़ी है वो ट्रेनिंग ले रखा है, खिलाड़ी ने अच्छे से उसको खेलना आता है, तो उसका ज़्यादातर प्रयास यही रहेगा कि वो बास्केटबॉल में बॉल को डाल दे। फिर से मैं कह रहा हूँ, यदि खिलाड़ी है, ट्रेनिंग ले रखी है खिलाड़ी ने, खिलाड़ी को अच्छे से बास्केटबॉल खेलना आता है, तब तो वो बास्केटबॉल में बॉल को डाल पाएंगे। और यदि खिलाड़ी अप्रशिक्षित है, जैसे आप नई खिलाड़ी हो, आपको ले जा करके दे दे, ले डालो इसको बॉल को, तो आप 10-5 बार तो इधर उधर ही इनको फेंकते रहोगे, लेकिन बास्केट में नहीं जा पाएगी बॉल। वो क्रीसी रहती है ना, उसमें नहीं जा पाएगी बॉल। ये निर्भर करता है खिलाड़ी प्रशिक्षण है या नहीं है, यानी कि प्रशिक्षित है या नहीं है, ट्रेनिंग ले रखी है या नहीं ले रखी, इन कारकों पे निर्भर करता है। यदि ले रखी है तो ज़्यादातर उसका जो गोल है वो बास्केटबॉल के अंदर चला जाएगा, गोल है वो बास्केटबॉल के अंदर चली जाएगी। अगर नहीं ले रखी है तो नहीं जाएगी। लगा रहे हो खुद का दिमाग, ऐसे ही लगाना है आपको। अगला तीसरा क्वेश्चन है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत है। देखो, सत्य असत्य प्रश्न का क्या लगाया जा रहा है? अनुमान लगाया जा रहा है। क्वेश्चन भी बोल रहा है कि अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तर सही है या गलत है? अगर उत्तर आपने सत्य असत्य का जवाब दे रहे हो, तो आपने उसके बारे में कुछ सीख रखा है, आपको उसके बारे में कुछ नॉलेज है, तब तो आप उसका उत्तर क्या दोगे? सत्य असत्य दे सकते हो। तो आपका उत्तर सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपने बिना उसके बारे में कुछ जाने ही कह दिए, हाँ गुरुजी मैं दूंगा ही को जवाब, गुरुजी मैं दूंगा ही को जवाब, अगर डायरेक्ट कूद रहे हो, तो आपका हो सकता है उत्तर गलत हो जाए। लेकिन यदि आपने उसके बारे में अच्छे से सीख लिया और फिर कह रहे हो कि हाँ सर मैं इसका जवाब दूंगा, तब हो सकता है आपने सही जवाब दे दिया। तो ये अनेक कारकों के ऊपर निर्भर करती है, ये प्रायिकता है, संभावनाओं के ऊपर चलती है। ये देखो, इन्होंने कहा है अनुमान लगाया, तो ये अनुमान के ऊपर लगती है। तो आप बैठे रहो ना, तो अनुमान लगाया करो कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसे अनुमान लगा लिया करो। अगला चौथा क्वेश्चन क्या है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है। अगला क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, इसकी प्रायिकता क्या है। सर, 50% संभावना है कि हो सकता है लड़का हो, 50% संभावना है कि हो सकता है लड़की हो। लड़का या लड़की कुछ भी हो सकती है। अब आप इनमें कैसे कह सकते हो कि सर गारंटी के साथ कहता हूँ कि 100% लड़का ये है, या गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये 100% लड़की है। कह सकते हो क्या? नहीं कह सकते ना, क्योंकि ये सिर्फ अनुमान लगा सकते हो आप। पॉसिबिलिटी है, 50% है कि सर हो सकती है लड़की हो जाए, 50% है हो सकता है लड़का हो जाए। तो ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये क्या पढ़ रहे हैं? हम प्रायिकता पढ़ रहे हैं। प्रायिकता में सिर्फ और सिर्फ अनुमान लगाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखो तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना। यहाँ से क्वेश्चन मजबूत हो रहा है। सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना गया है? जब आप सिक्का उछालते हो तो न्याय संगत क्यों माना गया है?
क्या है जिससे आप ये दावे के साथ कह सकते हो कि सर ये सिक्का उछाल लो, आप मैं सही मान लूंगा इसको? तो सिक्का उछाल न्याय संगत क्यों माना गया है? जहां बैठे हो वहीं पे सोचो, देखिए क्या आपके दिमाग में चल रहा है। आया क्या कुछ दिमाग में? सिक्का उछालना न्याय संगत विधि क्यों माना गया है? आ रहा है क्या कुछ दिमाग में? मैंने जब आपको सिक्का पढ़ाया था तब सिक्के के अंदर दो पहलू बताए थे। दो पहलू कौन कौन से थे? एक तो था हेड और एक था टेल। तो इसका आंसर क्या देंगे सर? सिक्के के अंदर दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, चित्त और पट, और दोनों के आने की संभावनाएं क्या है? 50-50% है, यानी हो सकता है हेड आ जाए, हो सकता है टेल आ जाए। इसी वजह से उसको न्याय संगत माना गया है। कितने पहलू है इसके अंदर? दो ही पहलू है। कौन कौन से हैं? चित्त और पट्टे, यानी हेड और टेल। और दोनों के आने की संभावनाएं बराबर बराबर है। ऐसे तो नहीं है ना कि सर एक तरफ सिक्के का वजन ज्यादा कर दिया, एक तरफ भारी कर दिया, एक तरफ छोटा कर दिया, तो सर यही आएगा, ऐसा तो नहीं है ना। जब आप सिक्का देखोगे तो सिक्के के दोनों पहलू ही क्या होंगे? समान होंगे। सिक्का है क्या अपने पास? लाना देखिए, सिक्का निकालना आपने घर पे और देखना दोनों तरफ, क्या वो बराबर बराबर है, या उनमें कोई डिफरेंस आपको नजर आता है? सिर्फ हेड और टेल का डिफरेंस नजर आएगा, उनके आकार में, वजन में ऐसा आप कुछ भी नहीं कह सकते कि सर इसका वजन ज्यादा है इसका। अरे वो तो समान है, दोनों ऐसे चिपके हुए हैं। ये सममितीय जब आकृतियां पढ़ेंगे ना, समरूप आकृति, सममितीय आकृति, जब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। समरूपता क्या होती है, सर्वांग समता क्या होती है, वो वाली। इस वजह से न्याय संगत माना गया है सिक्का। क्यों? क्योंकि सिक्के के अंदर दो पहलू होते हैं, हेड होता है, टेल होता है, और इसमें दोनों के आने की संभावनाएं बराबर बराबर होती है। इस वजह से सिक्का उछालना न्याय संगत माना गया है। अब दिमाग में ये चल रहा है सर लिखना क्या है इसके अंदर? यही लिखना है। सिक्के के अंदर दो पहलू होते हैं, हेड और टेल, चित्त और पट। दोनों के आने की संभावनाएं समान है, अतः सिक्का उछालना न्याय संगत माना गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, बताओ देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? बोलो अपनी बुक और जवाब दो। निम्न में से क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। बोलो घटना की प्रायिकता क्या क्या हो सकती है? 0 और 1 के बीच में हो सकती है, 0 से छोटी यानी माइनस में नहीं होगी, और 1 से बड़ी भी नहीं होगी। 0 से छोटी नहीं होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी, 0 और 1 के बीच में होगी। 0 होगा इसका मतलब क्या है? अनिश्चित घटना है। और 1 है इसका मतलब क्या है? निश्चित घटना है। तो 0 और 1 के बीच में जो भी वैल्यू दिख रही है इसका मतलब है कि वो प्रायिकता हो सकती है। ठीक है, 0 और 1 के बीच में इसका मतलब है प्रायिकता हो सकती है। देखो, 2/3, 2/3 दिख रहा है ना आपको? ए क्या है? 2/3। 2/3 का मतलब क्या है? अगर सर आप इसमें 2 में 3 का भाग देते हो तो इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.666, इस तरीके से आती है। इसका मतलब है इसकी वैल्यू कितनी है? 0.67। मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूँ। बोलो क्या ऐसे आप लिख सकते हो क्या? एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 0.67। और 15%, 15% का मतलब क्या है? 15% हटाएंगे, बटा में क्या लगाएंगे? 100। यह है ऑप्शन नंबर सी, 15%। 15% का मतलब क्या है? 15/100। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 0.15। कैसे? नीचे दो जीरो है तो आप ऊपर दो अंक छोड़ के पॉइंट लगा दोगे, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 0.15। और ये पहले से ही कितना दिया हुआ है? 0.7। यानी आपको एक चीज देखने को मिली है कि सर इसकी वैल्यू है वो भी 0 और 1 के बीच में है, इसकी वैल्यू है वो भी 0 और 1 के बीच में, ये भी 0 और 1 के बीच में है। यानी 0.7, 0.15, 0.67, इसको 15 नहीं बोलना है, 1.5 बोलना है। ठीक है, 0.67, 0.15, 0.7, ये सभी क्या 0 और 1 के बीच में चल रहे हैं क्या?
जीरो और एक के बीच में चल रहे हैं, इसका मतलब है प्रायिकता का मान जीरो और एक के बीच में होता है। आपने पढ़ा है जीरो और एक के बीच में होता है, यानी ये तो हो सकता है। फिर क्या है जो प्रायिकता नहीं हो सकती? देखो 1.5 ये प्रायिकता हो सकती है क्या? आप कहोगे सर कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे। क्यों नहीं हो सकती? सोचो, अपना दिमाग के ऊपर प्रेशर डालो, क्यों नहीं हो सकती? तो यही बात मैंने आपको कम से कम 10 बार बता दी कि क्यों नहीं हो सकती प्रायिकता। बताओ फटाफट से। कि सर प्रायिकता का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता, और ये माइनस में दे रखा है, माइनस का 1.5। पहली बात तो ये है कि ये माइनस में है, और माइनस की वैल्यू कभी भी प्रायिकता में काउंट नहीं होती, क्योंकि प्रायिकता की वैल्यू लेते हैं हम 0 से लेके 1 तक। तो कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर बी नहीं हो सकती, क्योंकि ये माइनस के अंदर है। अगर मैं यहीं पे आपके सामने यही क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 के मैं ऑप्शन यहाँ पे ले रहा हूँ आपके पास में। ए मैंने ले लिया 2.3, बी मैंने ले लिया 3.7, और सी मैंने ले लिया 0.5, और डी हम कह रहे हैं माइनस का 3.2%। चलो परसेंट में हटा रहा हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो गए। बोलो, इनमें से मैंने ये कहा कि कौन सी प्रायिकता हो सकती है। ये क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिया है, और मैं आपको कह रहा हूँ बताओ कौन सी प्रायिकता हो सकती है। क्या 2.3 प्रायिकता हो सकती है, 3.7 प्रायिकता हो सकती है, 0.5 हो सकती है, -3.2 हो सकती है? इसका आंसर क्या आएगा? बोलो क्या आएगा? आप कहोगे सर इसका उत्तर क्या होगा? सी होगा। कौन सी प्रायिकता हो सकती है? 0.5 ही हो सकती है। क्यों? क्योंकि देखो 2.3 है, क्या एक से एक्स्ट्रा गया क्या? तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। या 3.7 है, 0 और 1 के बीच में, क्या नहीं ये एक्स्ट्रा गया, मतलब ये भी नहीं हो सकती। या 3.2 माइनस में है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगी। तो कौन सी प्रायिकता हो सकती है? ऑप्शन नंबर है सी। इस तरीके से बोलो, आ गया क्या अच्छे से समझ में? प्रैक्टिस करते रहना, नोटबुक के पेन और किताब लेके बैठना है आपको, ठीक है। यदि क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ रहा हूं मैं, यदि प्रायिकता इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.05, तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन समझने लायक है। क्वेश्चन नंबर 5 मैं यहाँ समझा रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या दे रखा है? यदि प्रायिकता पी ई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.05। बोलो यही दे रखी है ना हमें। और आगे क्या पूछ रहा है? पी ई, इसके ऊपर क्या लगा देंगे हम? बार। इसकी वैल्यू हमारे से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 यही है कि प्रायिकता है, इसकी वैल्यू है 0.05। देख सकते हो आप क्वेश्चन में, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 0.05। तो ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ई नहीं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ से आप इसका हल करोगे, क्या लिखोगे? हम जानते हैं कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम का है तो मैं बोल रहा हूँ वी नो दैट, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? प्रायिकता है प्लस प्रायिकता नहीं है, दोनों का टोटल कितना होता है? 1। अगर इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 0.05 प्लस प्रायिकता नहीं है, इसकी वैल्यू दे रखी है हमें 1, तो प्रायिकता नहीं है, इसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? आप कहोगे सर ये 1 है, और इसका यदि मैं इधर पक्षांतरण करूंगा तो बोलो ये जो प्लस की है ये माइनस में हो जाएगी, और माइनस में जाके कितनी हो जाएगी? 0.05। तो प्रायिकता नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ गया? 0.95। घटाओगे कैसे? देखो ये कितना है? 1, और ये कितना है? 0.05। यहाँ आप लगा दो, ये लो। अब इसमें से आपको घटाना है तो ऐसे घटा दो आप। यहाँ 0 है तो यहाँ से आप
उधार ले लो, कितना हो गया यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ कितना रह गया 9, 9 में से 0 गया तो पॉइंट की जगह पॉइंट, अब यहाँ से तो पहले से ही 0 था, 0 में से 0 तो ये लो, तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 0.95। बोलो यहाँ तक की चीज़ें यदि आपने क्लियर कर ली तो मैं आगे बढ़ूँ। अरे समझ में आ रही जगह, आ रहा है क्या समझ में? समझ में आ रहा है, मुझे पता है अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। फिर भी यदि आपको कोई डाउट रहता है और आपको ऐसे लगता है कि सर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। अगला जो भी क्लास लूँगा उसके अंदर मैं आपको जो डाउट होगा वो क्लियर कर दूँगा। लेकिन शर्त यह है कि आपको देखो पढ़ना है, रेगुलर पढ़ना है, लगातार डेडिकेशन के साथ जुड़े रहना है, अपनी पढ़ाई को मजबूत करना है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठोगे तब मैं याद आऊँगा कि हाँ वो सियाराम सर थे, वो अपने को मैथ वैसे ऑनलाइन पढ़ाते थे, उनकी बदौलत आज हम पूरे में से पूरे नंबर ला पा रहे हैं। तो जब आप एग्जाम में बैठोगे तब आपको कॉन्फिडेंस अपर होगा और उसी से आप क्वेश्चन को सही कर पाओगे। अगर आप क्वेश्चन को अभी से अच्छे से फोड़ते हुए चल रहे हो तो एग्जाम हॉल में आपका कॉन्फिडेंस अपर होगा। अभी यदि आप थोड़ी देर मेहनत कर लोगे तो आप एग्जाम हॉल में, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप ना मतलब खुद के अंदर कॉन्फिडेंस देख पाओगे कि वाह सर मज़ा आ गया। इस डेडिकेशन के लिए आपको क्या करना है, स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, चलो मैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एक थैला है, थैला जानते हो ना, अरे बैग जिसमें तुम कॉपी किताब लेके जाते हो, थैला है तो कहते हो। घर पे सबसे पहले उठते ही क्या कहते हो? मम्मी थैलो किंडे जे, हैं? तो वही थैला है ये। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। क्या है? नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है। मालिनी, मालिनी कोई लड़की है, बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक की होगी, नींबू की महक की होगी? अब ऐसे मत कह देना कि सर हमारे घर में तो थैले में से मम्मी गोली निकालती है, वो देखती है कि पैरासीटामोल हो गया, निमोसलाइड होगी, और निकाल के हमें अचानक से दे देती है। वो गोली की बात नहीं कर रहा हूँ, टेबलेट की बात है। ये मीठी कैंडी की बात हो रही है जो आप स्कूल के अंदर लंच में जाके खाते हो ना, उस मिठाई की बात हो रही है। समझ रहे हो? अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। नींबू की महक वाली ओनली एक बैग लिया है मैंने, मान लेते हैं ये मेरे पास एक पॉलीथीन है, मैं ये ले लेता हूँ एक, ये मैंने पॉलीथीन ली है, इसके अंदर क्या है हमारे पास? नींबू की महक वाली गोलियां है। मान लेते हैं इसके अंदर ये मार्कर है, ये मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं यहाँ से इसमें से निकालूंगा तो बोलो इसमें से क्या निकल के आएगा? ओनली इसमें मार्कर ही डाला है मैंने, क्या निकल के आएगा? आप कहोगे सर कन्फर्म में मार्कर निकल के आएगा? निश्चित है सर, कन्फर्म है कि मार्कर ही निकल के आएगा। देखो ये बैग है, इसके अंदर मैं ये डाल रहा हूँ, ये एक ही मार्कर है, मैं इसमें ये डाल रहा हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस बैग में एक मार्कर है, मैंने बिना जाके इसमें से एक मार्कर निकालता हूँ, इसकी प्रायिकता क्या है कि मार्कर ही निकल के आएगा? आप क्या कहोगे सर इसकी प्रायिकता कितनी है? एक। क्यों है? क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? मार्कर है, ये पेन ही है सिर्फ इसमें, तो इसमें से क्या निकल के आएगा? सिर्फ मार्कर ही निकल के आएगा, जो है वही निकल के आएगी। अब यही तो क्वेश्चन कह रहा है कि देखो एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां है, ओनली नींबू के लेमन फ्लेवर, फ्लेवर तो जानते हो ना? हाँ, जब आप केक वेक के वाले के पास जाते हो तो बोलते हो ना कि अब की बार मेरे भाई का बर्थडे है, इस फ्लेवर का केक देना है हमें, वही है। तो आप दुकान पे अभी छोटे छोटे बच्चे हो, नन्हे मुन्ने राई हो, रसगुल्ले रसगुल्ले टाइप के छोटे छोटे बच्चे हो, आप गोड़ मटोड़ बच्चे हो, तो सबसे पहले आपको मिठाई की दुकान पे ही जाना है और क्या लेनी है? नींबू की महक वाली गोली, उसमें ओनली नींबू की महक वाली गोली है। मालिनी बिना थैले में जाके एक गोली निकालती, इसकी प्रायिकता क्या है कि संतरे की महक वाली होगी? आप कह दोगे सर लगा दो सर, ठोक दो, जीरो जीरो जीरो। क्यों? क्योंकि सर संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं तो निकलेगी कहाँ से? समझ में आया कुछ? सर नींबू की महक की गोली होगी, आप कह दोगे सर कन्फर्म है नींबू की महक की गोली होगी। क्वेश्चन क्या है? नींबू की महक की गोली कितनी है?
इस एक बैग के अंदर डाली है। कितनी गोलियां डाली है ये नहीं पता, लेकिन डाल दी उन्होंने। एक नींबू के में, यहाँ से देखो, नींबू के महक की गोलियां है, केवल ही नींबू के महक की गोलियां, ये वर्ड पकड़ लेना अच्छे से। ओनली लेमन फ्लेवर, ओनली नींबू के महक की गोलियां है। तो बताओ, जब नींबू के महक की ही गोलियां डाली है तो संतरे वाली महक की गोलियां निकल सकती है क्या? अरे बैग में निकलेगी क्या? नहीं निकलेगी ना। तो आप क्या कहोगे? अब क्या कहोगे? क्वेश्चन नंबर 6 इसका है फर्स्ट। थैले में, दिख रहा है ना? नीचे लाऊं क्या? अब सही है। थैले में केवल नींबू के महक की गोलियां है। नींबू की महक की गोलियां हैं। गोलियां अतः संतरे की महक की गोली नहीं निकलेगी। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर क्या मेरे को ये लाइन टू लाइन ही याद रखना है क्या? खुद के दिमाग से है वो लिखना है, खुद का ये जो दिमाग दिया ना भगवान ने, तो यूज करना है, इसी से लिखना है आपको। थैले में केवल नींबू की महक की गोलियां है, अतः संतरे की महक की गोली नहीं होगी। या आप ये कह सकते हो नहीं निकलेगी, या आप कह सकते हो कि संतरे की महक की गोली निकलने की प्रायिकता 0 होगी। आप अपने हिसाब से ये लाइन है वो एडजस्ट करना है, आपको लिखना है। अतः संतरे की महक की गोली नहीं निकलेगी, इसलिए प्रायिकता, तो प्रायिकता संतरे की महक, संतरे की महक। बोलो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? आप कह दोगे सर गोल गोल 0 आ गया सर। क्यों आ गया 0? क्योंकि इसमें निकलेगी ही नहीं, संतरे की महक की गोलियां है ही नहीं, डाली ही नहीं, तो निकलेगी कहाँ से? नहीं निकलेगी ना। वेरी गुड, मतलब होशियार तो हो गए रे तुम, है? बताओ, 2-4 दिन क्लास के लिए आप तो बिल्कुल टॉपर बन गए क्लास के, बन गए ना? ऐसे जुड़े रहना क्लास के साथ, और अपने जितने भी साथी लोग हैं, आपके जो छोटे भाई बहन हैं जो पढ़ रहा है, उन सब तक क्लास को पहुंचाना है। आप जितनी ज़्यादा क्लास को शेयर करोगे, जितना ज़्यादा यहाँ लगातार जुड़े रहोगे, हम उतना ही बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या था। नींबू के महक की गोलियां होगी थैले में, केवल ही, केवल ही नींबू के, नींबू की महक की गोलियां है। अतः प्रायिकता किसकी? नींबू की महक की। कितनी होगी? आप कहोगे सर कन्फर्म है 1 होगी। क्यों होगी 1? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नींबू के महक वाली ही कैंडी डाली हुई है, गोलियां डाली हुई है, मिठाई डाली रखी है। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? अच्छे से सबको समझ में आ गया? बोलो समझ में आ गया क्या? अगर समझ में आ गया तो हमारे कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? क्वेश्चन नंबर 6 तक की हमने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली। अब मैं उम्मीद करूँगा कि आगे हम अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 तक की चीज़ें हमने देख ली, अब हम अगली क्लास में कवर करेंगे। तो
अभी ये बताओ क्लास अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही? समझ में आ रही है? आपको धीरे 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 इतना मजबूत कर दूंगा, खुद को पता नहीं चलेगा कि सर मैंने ये पूरा चैप्टर मजबूत कर लिया। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।